नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने मनामा संवाद में पश्चिम एशिया के लिए भारत की व्यापक रणनीति प्रस्तुत की। उन्होंने कहा, भारत के आर्थिक और रणनीतिक हितों के लिए पश्चिम एशिया महत्वपूर्ण। सीमा सुरक्षा बल ने आज अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश की सुरक्षा में बीएसएफ की भूमिका की सराहना की। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद का 24 साल का शासन समाप्त। विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा किया। सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारत के डी गुकेश ने 11वीं बाजी में चीन के डिंग लीरेन को हराकर बढ़त बनाई। और दुबई में अंडर 19 पुरुष एशिया कप क्रिकेट में बांग्लादेश ने भारत को 59 रन से हराकर खिताब जीता। समाचार संध्या के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने मनामा संवाद में पश्चिम एशिया के बारे में भारत की व्यापक रणनीति प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि भारत के आर्थिक और रणनीतिक हितों में पश्चिम एशिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। वे बहरीन की राजधानी मनामा में आयोजित इस संवाद के पूर्ण सत्र को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत का खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों ईरान और इराक के साथ वार्षिक व्यापार 170 से 180 अरब डॉलर का, जबकि भूमध्य सागर के देशों के साथ 80 से 90 अरब डॉलर का है। It is a region, and here I'm now talking of the GCC nations only. If I add Iran and Iraq, the numbers would be higher. It is a region where we do about 170 to 180 billion dollars worth of trade every year. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मूल के लगभग 1 करोड़ और भूमध्य सागर देशों में लगभग 50 लाख भारतवंशी हैं। उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय भारत और पश्चिम एशिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। अपने संबोधन में डॉक्टर जयशंकर ने भारत की भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा, विशेष रूप से ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया जैसे नए क्षेत्रों में पश्चिम एशिया के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के अलावा उर्वरक के आयात के जरिए भारत के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये क्षेत्र प्रौद्योगिकी और निवेश में सहयोग के प्रमुख भागीदार के रूप में उभरा है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि देश की लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के इस दशक के अंत तक 2 गुना होने की उम्मीद है। इससे पश्चिम एशिया के साथ भारत की घनिष्ठता और बढ़ेगी। विदेश मंत्री ने गजा, लेबनान और सीरिया सहित इस क्षेत्र में जारी संघर्षों पर भी चर्चा की। पूर्ण सत्र के दौरान चेक गणराज्य के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टोमाज पोजार और बहरीन के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल आतिफ बिन राशिद अल ज़यानी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से रूस की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे मॉस्को में रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोसोव के साथ सेना और सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 21वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। दोनों नेता सैन्य और औद्योगिक सहयोग सहित दोनों देशों के रक्षा संबंधों की समीक्षा भी करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल कालिनिनग्राद में यात्रा शिपयार्ड में भारतीय नौसेना के नवीनतम मिसाइल फ्रिगेट विध्वंसक आईएनएस तुशील का जलावतरण करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने देश की सीमा की सुरक्षा, घुसपैठ रोकने और वामपंथी उग्रवाद से निपटने में सीमा सुरक्षा बल की भूमिका की सराहना की है। गृहमंत्री ने कहा है कि सीमा सुरक्षा बल पिछले 6 दशकों से देश की सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ कर रही है। श्री शाह ने सीमा सुरक्षा बल के 60वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज जोधपुर में कहा कि वर्ष 1965 से देश की पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित रखने में सीमा सुरक्षा बल ने उत्कृष्ट कार्य किया है।
सीमा सुरक्षा बल ने हमारी सुरक्षा को चाक चौबंद रखा है और ये देश की बढ़ती हुई सुरक्षा जरूरियातों आपके बगैर ये पूरी करना ये असंभव है। इसीलिए 25 बटालियन से शुरू हुआ ये बल आज 193 बटालियनों तक पहुंचा है और 2,70,000 जवानों की संख्या वाला ये विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। इसका पूरे भारत को गौरव है। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के सुरक्षा परिदृश्य में बड़ा बदलाव आया है। श्री अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार ने सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया है और इसके लिए हर वर्ष बजट में विशेष प्रावधान किया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सीमा पर स्थित गांवों के लिए जीवंत ग्राम योजना शुरू की है ताकि सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों को सम्मान, रोजगार और सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। महाराष्ट्र में विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन आज अस्थायी अध्यक्ष कालिदास कोलंबकर ने शेष विधायकों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वाले विधायकों में महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, मंगल प्रभात लोढ़ा, राधाकृष्ण विखे पाटिल और अब्दुल सत्तार शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार का आह्वान करने वाले विपक्षी महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, विजय वाडेत्तीवार, अमित देशमुख और शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे सहित महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने भी शपथ ग्रहण की। इस बीच भाजपा नेता राहुल नार्वेकर ने महायुति उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। विपक्षी महाविकास अघाड़ी के किसी भी सदस्य ने नामांकन नहीं भरा है। कर्नाटक विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा। 10 दिन का सत्र बेलगावी के सुवर्ण सौंध में आयोजित किया जा रहा है। अध्यक्ष यूटी खादर ने कहा है कि अब तक 3,000 से अधिक प्रश्न, 205 ध्यानाकर्षण नोटिस और 3 निजी सदस्य विधेयक प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी की अध्यक्षता में बेलगावी कांग्रेस सम्मेलन के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सुवर्ण सौंध में एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। पंजाब में 5 नगर निगमों और 598 वार्ड के नगर परिषदों या नगर पंचायतों के लिए 21 दिसंबर को मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा और उसी दिन मतगणना भी होगी। मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। पंजाब राज्य के चुनाव आयुक्त राजकमल चौधरी ने बताया है कि सुचारू मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पंजाब के प्रदर्शनकारी किसानों ने आज दिल्ली कूच करने का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है। किसान नेता बैठक करने के बाद अपनी अगली योजना के बारे में निर्णय लेंगे। आज दोपहर बाद किसानों के एक समूह ने अपना विरोध जताने के लिए दिल्ली की ओर कूच करना शुरू किया था, लेकिन दिल्ली की ओर बढ़ने की अनुमति न दिए जाने के कारण हरियाणा पुलिस ने उन्हें शंभू बॉर्डर पर ही रोक दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सीरिया में विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया है। मीडिया के अनुसार राष्ट्रपति बशर अल असद आज देश छोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर चले गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विद्रोहियों ने 2 सप्ताह से भी कम समय में 4 प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया है। आज दमिश्क की सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी। वे बंदूकें लेकर जश्न मना रहे थे और प्रार्थनाएं भी कर रहे थे। विद्रोहियों ने तेज रफ्तार से सीरिया के तीसरे सबसे बड़े शहर होम्स पर कब्जा किया। फिर वे राजधानी दमिश्क में घुस गए और उस पर कब्जा कर लिया। इस बीच इजरायल ने गोलान हाइट्स सीमा क्षेत्र में अतिरिक्त सैनिकों को तैनात कर दिया है। इजरायली अधिकारियों ने पूरी सीमा सील कर दी और कुछ स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। साझा सीमा को नियंत्रित करने वाले 1974 के समझौते पर अब अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। तेजी से बदलती घटनाओं की वजह से पूरे क्षेत्र में हलचल बढ़ गई है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सीरिया के वर्तमान हालात पर संयुक्त राष्ट्र के राजदूत से बातचीत की। अमेरिका ने कहा है कि वह सीरिया में अपनी उपस्थिति बनाए रखते हुए इस्लामिक स्टेट के पुनरुत्थान को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। लेबनान की मसना सीमा पर जश्न का माहौल है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नेहा गोस्वामी। सीरिया की राजधानी दमिश्क में भारतीय दूतावास सक्रिय है और वहां भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए उपलब्ध है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि दूतावास सभी भारतीय नागरिकों के संपर्क में है और वे सुरक्षित हैं।
बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा है कि बांग्लादेश को उम्मीद है कि पिछले 2 से 3 महीनों से जारी भारत के साथ चल रही व्यापार मंदी का समाधान हो सकता है। बांग्लादेश की सरकारी समाचार एजेंसी ने आज ये जानकारी दी। उन्होंने ढाका में एक सेमिनार में कहा कि मुद्दों को जल्द ही सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझा लिया जाएगा। विदेश सलाहकार ने कहा कि बांग्लादेश और भारत के विदेश कार्यालयों के बीच विचार विमर्श के लिए भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री कल ढाका पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और हरियाणा के दौरे पर जाएंगे। श्री मोदी जयपुर में राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन 2024 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर के प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र में आयोजित 3 दिन के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित भी करेंगे। सम्मेलन से पहले 30 लाख करोड़ रुपए मूल्य के निवेश प्रस्तावों के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निवेश सम्मेलन में 32 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इस ऐतिहासिक निवेश सम्मेलन की मेजबानी के लिए गुलाबी नगर जयपुर पूरी तरह तैयार है। दुनिया भर से मेहमान गुलाबी नगर जयपुर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा और यातायात के विशेष प्रबंध किए गए हैं। ऐतिहासिक स्थल और स्मारक तथा मुख्य इमारतें आकर्षक रोशनी से जगमग है, जबकि मुख्य चौराहों को फूलों से सजाया गया है। उद्घाटन के बाद विभिन्न क्षेत्रों पर आधारित विशेष सत्र आयोजित होंगे। दूसरे दिन प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव को समर्पित रहेगा। समापन दिवस पर एमएसएमई कॉन्क्लेव होगा। राज्य सरकार ने इस आयोजन को सफल बनाने और व्यापार तथा निवेश के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। प्रधानमंत्री कल ही हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना का लक्ष्य 18 से 70 वर्ष आयु की महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 13 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की यात्रा के पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा की। श्री वैष्णव ने प्रयागराज के 5 रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण किया। सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में 11वीं बाजी में भारत के ग्रैंडमास्टर डी गुकेश ने मौजूदा विश्व चैंपियनशिप चीन के डिंग लिरेन को हराकर चैंपियनशिप में 6-5 से बढ़त बना ली है। मैच की 29वीं चाल के बाद डिंग लिरेन ने हार स्वीकार कर ली। इससे पहले कल दोनों के बीच 10वीं बाजी भी ड्रॉ रही। चैंपियनशिप में कुल 14 दौर की बाजियां खेली जानी है। लिरेन ने पहला दौर की बाजी जीती थी, जबकि 18 वर्षीय गुकेश ने तीसरे दौर में जीत दर्ज की। दुबई में बांग्लादेश ने 8 विकेट के 8 बार के चैंपियन भारत को 59 रन से हराकर अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में 199 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 36वें ओवर में 139 पर सिमट गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने मनामा संवाद में पश्चिम एशिया के लिए भारत की व्यापक रणनीति प्रस्तुत की। सीमा सुरक्षा बल ने आज अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद का 24 साल का शासन समाप्त। विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा किया। सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारत के डी गुकेश ने 11वीं बाजी में चीन के डिंग लिरेन को हराकर बढ़त बनाई। और दुबई में अंडर 19 पुरुष एशिया कप क्रिकेट में बांग्लादेश ने भारत को 59 रन से हराकर